नमस्कार, वक्त बड़ी बहस का है। मैं हूं राजेश कुमार और मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव अब और दिलचस्प होता नजर आ रहा है। बीजेपी के 9 सीटों में से 8 पर प्रत्याशी खड़ा करने के बाद चर्चा हो रही थी कि बीएसपी का उम्मीदवार 9वीं सीट जीत सकता है। पार्टी ने भी अपने उम्मीदवार रामजी गौतम की जीत का गणित ठीक होने का दावा किया था, लेकिन अब समीकरण बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। बीएसपी उम्मीदवार के 10 प्रस्तावकों में से 7 ने अपना नाम वापस ले लिया है। कहा जा रहा है कि 7 विधायकों ने पार्टी से बगावत कर दी है। तो बीएसपी का समीकरण बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है, जहां राज्यसभा चुनावों के लिए बीएसपी ने अपना प्रत्याशी मैदान में उतारा और उसकी जीत का दावा भी किया। वहीं दूसरी ओर अब बीएसपी के कई विधायक बागी होते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि सेंधमारी का काम भी शुरू हो चुका है इस चुनावी मैदान में। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जो बागी विधायक और प्रस्तावक है उन्होंने सपा का रुख कर लिया है, यानी कि साफ तौर पर अब समाजवादी पार्टी में वो शामिल हो सकते हैं। अखिलेश यादव से उन्होंने मुलाकात की है। इसके बाद ये भी कहा जा रहा है अब वो सपा का हिस्सा बन सकते हैं। अब ऐसे में जो राज्यसभा चुनाव है वो बहुत ज्यादा दिलचस्प होते हुए नजर आ रहे हैं, और जिस तरह से राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार मैदान में बीएसपी की तरफ से उतारा गया, उसी उम्मीदवार के प्रस्तावकों ने यह कहा कि नामांकन पत्र पे उनके साइन की जानकारी उन्हें नहीं थी, उन्हें बिना बताए साइन कराए गए हैं। बिल्कुल, और प्रतिक्रियाएं भी इस पे आना शुरू हुई हैं। उदयवीर सिंह कुछ कह रहे हैं, उन्हें सुनते हैं। भाजपा को लेकर लगातार आप लोग बात करते हैं, लेकिन आज बहुजन समाज पार्टी के आज विधायक आए आपके पास, क्या मांग थी उनकी, क्या चाह रहे थे, क्या चीज? वो मेरे पास नहीं आए थे, आपके संपर्क वो जिनके पास आए थे उनसे आपको बात। विधानसभा से जब आए तो वहाँ पर भी आपकी मुलाकात मिला? हाँ, मैं मिला। उन लोगों को आपत्ति थी, उन्होंने दस्तखत नहीं किए, फिर भी लोगों ने उनके नाम से आवेदन कर दिया गया, प्रस्तावक बना दिया गया है। वो उनके बसपा के नेताओं ने से बात की है, सामने सामने की बात है। क्या कुल 4 लोग थे? अखिलेश से भी कोई बात हुई? क्या कुल 4 लोग थे? 4 मुलाकात हुई अखिलेश जी से आपकी? मेरी मुलाकात तो होगी, वो मेरे नेता हैं, उनसे मुलाकात क्यों नहीं होगी? बिल्कुल भैया, क्या बसपा के 4 विधायक थे? क्या रणनीति, क्या और भी विधायक और किसी पार्टी के आपके कक्ष में होगी? देखिए, हमारे पास अपने उम्मीदवार माननीय प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी को जिताने के लिए पर्याप्त से भी ज़्यादा वोट है। जो दूसरे निर्दलीय उम्मीदवार हैं, क्योंकि हमसे किसी ने मदद नहीं मांगी और हम भारतीय जनता पार्टी के गले में गला हाथ डाल के नहीं खड़े हो सकते, हमने अपने वोट निर्दलीय को दिए हैं, उनको देने का वादा किया है। अगर कोई मांगता, कोई पॉलिटिकल बात करता, हमारा लाइक माइंडेड आदमी, हमारी समान विचारधारा वाला, तो हम लोग विचार करते। यानी कि बजाज को आप देते वोट? किसी ने हमसे वोट नहीं मांगा, तो हम निर्दलीय को, अपने वोट को क्यों खराब करें? तो निर्दलीय को देंगे, और वो निर्दलीय सबसे मदद मांगेगा, उसको मांगना चाहिए। उत्तर प्रदेश की सियासत एक बार फिर गरमाने लगी है। राज्यसभा चुनाव से पहले बीएसपी को दरअसल बड़ा झटका लगा है, और बीएसपी के 10 प्रस्तावकों में से 6 ने अपना नाम वापस ले लिया है। विधायकों ने कहा है कि हमें नामांकन पर साइन की जानकारी नहीं है, यानी जो हस्ताक्षर किए थे, विधायकों का आरोप है कि हमें बिना बताए हस्ताक्षर करा लिए गए। और बीएसपी के 7 विधायकों ने सपा मुखिया अखिलेश यादव से भी मुलाकात की है, और विधायकों और अखिलेश के बीच बंद कमरे में वार्ता हुई, बातचीत हुई। मुलाकात के बाद विधायकों ने अपना प्रस्ताव वापस लिया है। तो अब बीएसपी का सारा समीकरण बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है, और इसी पे हम जानेंगे कि आखिर क्या समीकरण बनता बिगड़ता जा रहा है और क्या वजह है कि जो बगावत ये हुई है। हमारे साथ कपिल श्रीवास्तव हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, अश्विनी शाही हैं, प्रवक्ता बीजेपी के, राकेश कुमार है, राजनीतिक विश्लेषक, और असलम बीएसपी के जो बागी विधायक हैं वो हमारे साथ है। असलम, मैं आप ही के पास आऊंगा। तनक हुआ ये पार्टी की काफी बगावत, नाराजगी? मैं आपके चल के माध्यम से जरूर कहना चाहूँ कि मैं सच कहूँगा कि वो कहलाएगा, वो ढोएगा और लाजवाब करेगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि माननीय बहन जी अपनी जगह पर बहुत अच्छी हैं, लेकिन 75 जिलों के जो कोऑर्डिनेटर हैं वो उनको मिट्टी में मिला देना चाहते हैं, और उनका व्यवहार, उनका संस्कार अच्छा नहीं है। वो जब भी पार्टी की कोई मीटिंग होती है, ना तो हमको बुलाते हैं, ना हम लोगों को कोई वहां पर कोई इंफॉर्मेशन करते हैं। अभी मैं इसको, जब कोरोना हो गया था, मैं जब चंदन हॉस्पिटल में एडमिट था, तो जब मैं एक छोटा सा मैसेज माननीय योगी जी को भेजता हूं, तो माननीय योगी जी जो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके ऊपर यह इल्जाम लगता है कि वो मुस्लिम के विरोधी हैं। और मैं कहता हूं कि मैं भी तो एक मुस्लिम विधायक हूं। उन्होंने मुझको 4 घंटे के अंदर वेदांता में भेजने का काम किया, और अगर किसी ने हाल पूछा
तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी मेरा हाल पूछते हैं। हाँ। लेकिन मेरे पार्टी के किसी नेता ने मेरा हाल नहीं पूछा कि तुम भले हो जिंदा हो। लेकिन असलम जी, अभी चूंकि अभी हाल ही में आप लोग प्रस्तावक बने थे, कई विधायक में से जो बागी हुए उनमें से कुछ प्रस्तावक बने थे, उन्होंने अपना नाम लिया, तो ऐसे में अचानक ये क्या हुआ? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि साहब कोई साठगांठ हुई है राज्यसभा चुनाव से पहले, ये जो नाराजगी एकदम सामने आ गई। उस पर हम लोगों का हस्ताक्षर नहीं है। आज शपथ इसी बात का दिया गया कि उस पर हम लोगों के हस्ताक्षर नहीं है। इस बात का शपथ पत्र दिया गया जी। तो आप ये कह रहे हैं कि अनजान में क्या हस्ताक्षर कराए गए थे? जिन लोगों के थे, क्योंकि अब कुछ का ये नाम आ रहा है कि उनके हस्ताक्षर नहीं थे, कुछ ये कह रहे हैं कि हमें मालूम नहीं था। नहीं, हस्ताक्षर किसी ने और ने किया होगा, लेकिन इसी बात का आज जो हम लोगों ने एफिडेविट दिया है जी, उसमें इस बात का जिक्र है। इस बात हम लोगों ने एक लिखा है कि जो 10 लोगों के प्रभाव में किए गए हैं, किसी ने जो भी किया हो वो हम लोगों के नहीं है। आज जो हम लोगों ने हस्ताक्षर किए, ये मेरे हस्ताक्षर है, वो अभी है। लेकिन ऐसा कहा तो ये भी है कि नामांकन जितने प्रस्तावक थे वहां पर मौजूद, विधायक मौजूद थे, और अब ऐसे में नाम वापसी लेना ये संभव ही नहीं है, ये भी कहा जा रहा है। मैडम जी, आप एक भी फोटो दिखा दीजिए। नामांकन के दिन मैं वहाँ मौजूद नहीं था, ना मेरे हाकिम लाल बिन मौजूद थे, ना वहाँ पर आपके चौधरी असलम अली मौजूद थे। आप किसी भी फोटो को दिखा दीजिए। यानी पार्टी की तरफ से झूठ बोला जा रहा है और जबरदस्ती एक तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं कि आप वहां पर मौजूद थे और उसके बाद भी नाम वापसी ले रहे हैं। जी मैडम, बिल्कुल हम लोग मौजूद नहीं थे। अगर उनके पास कोई फोटो है तो उसको वायरल करें। ठीक है असलम जी, वापस आपका रुख करेंगे, राकेश जी का रुख करते हैं। राकेश जी, जो राज्यसभा चुनाव है, समीकरण बिल्कुल बदलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि ये बहुत बड़ी बात है कि सपा और बसपा जो काफी बार गठबंधन कर चुके हैं, चुनावी मैदान में एक साथ उतर चुके हैं, अब एक दूसरे के दुश्मन बनते हुए कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। जो बागी विधायक निकले हैं बसपा से, वो सपा का रुख कर रहे हैं, और ये कहा जा रहा है अभी तो कुछ ही है और कई नाम कतार में शामिल हैं जो सपा का रुख कर सकते हैं। ऐसे में राज्यसभा चुनाव की तस्वीर कैसी होने वाली है? जी देखिए, ऐसा है, सबसे बड़ी और सोचने का विषय ये है, जैसा कि हमारे साथ अभी विधायक भी जुड़े हुए हैं और असलम जी ने कहा कि किस तरीके से उनके जो हस्ताक्षर हैं वो उनके नहीं हैं, तो ये बहुत बड़ा, पहले तो मैं कहूंगा, चिंता का विषय है और जांच का विषय है। नैतिकता के तौर पर अभी के अभी वहां के मुख्यमंत्री को एक बहुत बड़ी जांच कमेटी बिठानी चाहिए ताकि उस जांच कमेटी में यह निष्पक्ष हो सके कि वो जाली साइन किसने किए। आप ये देखें कि एक विधायक को जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है, वो एक विधायक के साइन नहीं है, वो एक लोकतंत्र में आस्था के साइन है, वो लाखों लोगों के साइन है। अगर उस साइन को फेक, फैब्रिकेटेड तरीके से करके प्रस्ताव दिया गया तो मैं विधायक जी के साथ बहुत सहमत होऊंगा। इन्हें भी एक 420 की 420 की कंप्लेंट करानी चाहिए और इसका संज्ञान लेते हुए विधानसभा के स्पीकर महोदय जी को, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को या प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक कमेटी बिठानी चाहिए। तत्काल इस पे एक FIR होनी चाहिए कि वो फ्रॉड साइन, फर्जी साइन, बोकस साइन किसने। अब दूसरा प्रश्न जो आपने पूछा, जिस तरीके से बसपा और सपा दोनों एक सिक्के के दो पहलू थे, लेकिन आप देखें कि पिछले चुनाव के अंदर किस तरीके से सीटों का बंटवारा हुआ और BSP और सपा और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़े थे। लेकिन कहीं ना कहीं ये लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है। जिस तरीके से लोगों ने जो वोट कांग्रेस पार्टी को या BSP को या सपा को दिए, तो वो वोट बीजेपी के अगेंस्ट थे। तो इन जो विधायक जी राज्यसभा जाना चाह रहे थे, अगर BSP के कैडर वोट जिन्हों को वोट मिला किसी पार्टी के अगेंस्ट, चाहे वो सपा के खिलाफ हो, वो बसपा के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ हो या बीजेपी के खिलाफ हो, तो कहीं ना कहीं ये विचारधारा की लड़ाई है। ठीक है राकेश जी। और उसी के साथ एक मिनट और लूंगा, और उसी के साथ अगर मैं एक बात और जोड़ूं तो सबसे बड़ा जो दिलचस्प बात यह है कि कहीं ना कहीं आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भी एक संकेत है कि अगर अभी
साथ दिया है इन विधायकों ने, और भी विधायक आ सकते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले विधानसभाओं में बीएसपी का नाम ही विधानसभा की पटल से हट जाए। जाहिर तौर पर राकेश जी, ये देखा भी जा रहा है कि बीएसपी कहीं ना कहीं काफी कमजोर पड़ती हुई पिछले काफी चुनावों में नजर भी आई है, और उसी का प्रभाव इसे कह भी सकते हैं। अश्विनी जी, आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। जिस तरह से राज्यसभा चुनाव में प्रत्याशी उतारे गए, बीएसपी की तरफ से एक प्रत्याशी उतारा गया, दावा किया गया उसकी जीत का, लेकिन यह भी कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं बसपा को सपोर्ट बीजेपी अंदर से कर रही, ये बातें निकलकर सामने आ रही थी। लेकिन अब तो बसपा का जो प्रत्याशी है उसकी जीत का जो दावा किया जा रहा था वो दावा फेल होता हुआ नजर आ रहा है। जितने विधायक थे, प्रस्तावक थे, वो पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना है, आपकी तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया है? देखिए मेघना जी, मैं ये कहना चाहूंगा, क्या कहा जा रहा था और क्या हो रहा था उस पर जाने की जरूरत नहीं है। क्या हो रहा है उसको देखने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने 8 कैंडिडेट उतारे, जितने हम आसानी से जिता सकते थे उतने कैंडिडेट उतारे। उसके बाद भी राजनीति में और हर जगह कयास लगते हैं, वो लगने चाहिए, लगना उसकी कोई वो नहीं है। हमारे 8 जीत सकते थे, हमने जिताए। अब आती है बात, कल से क्या हो रहा है। माननीय विधायक जी यहाँ बैठे हुए हैं, इन्होंने अपना दर्द कहा कि हमारा वहां नहीं सुना जा रहा था, ये नहीं हो रहा था। हमारे योगी जी ने हमको सुना और वेदांता हमको भेजा और अखिलेश जी ने किया। एक ये व्यक्तिगत चीजें हैं, व्यवहारिक चीजें हैं। लेकिन देखने वाली बात यह है कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या हाथ ट्रेडिंग तो नहीं किया है। ये भी एक सवाल उठ सकता है कि एक निर्दलीय प्रत्याशी को जो इनके समर्थन से खड़ा था, जबकि उनके पास भी 11 विधायक ही बच रहे थे, तो उन्होंने सपा के लोगों ने सपा ने खड़ा किया अगर निर्दलीय प्रत्याशी, तो इससे 2 बातें होती हैं कि या तो सपा हाथ ट्रेडिंग करना चाहती थी और उस निर्दलीय प्रत्याशी को जिताना चाहती थी, दूसरा कि वो दलित विरोधी है, हमेशा दलित सहयोगी होने का नाटक करती है, और दलित विरोधी एक दलित को राज्यसभा जाने से रोकने का काम सपा ने किया है। तो आज इस परिप्रेक्ष्य में देखने का मन बनाना चाहिए कि आज हुआ क्या है, और अभी देखिए आगे और क्या होता है। ठीक है अश्विनी जी, कपीस जी हमारे साथ मौजूद है, सपा से ही है। उनसे जो आपने तमाम तरह के आरोप लगाए हैं, ये बातें कही हैं, उनका जवाब उनसे ही लेते हैं। कपीस जी, बहुत बड़ी बात है, हॉर्स ट्रेडिंग का यहाँ पर मुद्दा उठाए, और आया राम गया राम, ये तो बहुत पहले से फ्रेज जो है पॉपुलर है। अब राज्यसभा चुनाव की जब तारीख नजदीक आ रही है, इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं कि एक पार्टी से दूसरी पार्टी का रुख किया जा रहा है, और बड़े आरोप आपकी पार्टी पर अब लगा दिए गए हैं, क्या जवाब देंगे इसका? देखिए मेघना जी, सबसे पहली चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए इको काफी हो रही है। इन्होंने वो छवि बात बताई है जो ये स्वयं की देखते हैं पटेल में। ये आईना अपने देख के और दूसरे पे तोहमत जड़ रहे हैं। ये वो भारतीय जनता पार्टी है जहां इनके 2 विधायक जीत के जाते हैं तो सरकार में यही होते हैं, एकदम स्पष्ट है, सामने है। अभी मध्य प्रदेश के अंदर से छुपा, और अभी कोरोना काल के अंदर राजस्थान के अंदर राजस्थान सरकार को गिराने की जो कवायद भारतीय जनता पार्टी ने की थी वो किसी से छुपी नहीं थी। एक समय में उत्तराखंड के अंदर गिराने की बात थी, जिस समय कांग्रेस की सरकार चल रही थी और हाई कोर्ट ने इनको नताड़ लगाई थी। तो शायद ये अपने प्रतिबिंब को दूसरे में देखना चाह रहे हैं, क्योंकि जाती रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी चिंतन। किसी पार्टी के अपने विधायक अपने मुखिया से या जिस भी कारण से नाखुश हो, असंतुष्ट हो, चाहे विचारधारा की बात हो या पर्सनली हो, चाहे जो कुछ भी हो, ये उनके पार्टी के बीच का मामला, इसमें समाजवादी पार्टी से कोई लेना देना नहीं। दूसरी चीज मैं आपको कहना चाहता हूं, अभी ये कह रहे थे कि अभी वर्तमान की देखिए, और वो जो भाजपा ने हाथ खड़े किए उसको छोड़ दीजिए। क्यों छोड़ दीजिए भैया? आप क्यों छुड़वाना चाहते हैं? जब 10 सीटों पे चुनाव थे, 9 सीट आप जिता सकते थे अपने, आपने 9वां अपना क्यों नहीं खड़ा किया? और समाजवादी पार्टी 1 को जिता सकती थी, हमने 1 खड़ा किया। हमारे जो बाकी 11 विधायक एक्सेस है, ये हम तय करेंगे कि वो किसको वोट देंगे, किसको नहीं देंगे। यानी कि कपीस जी, जो बातें कही जा रही थी एक तरह से, जिसका मैं बार बार जिक्र भी कर रही हूँ कि ये जो कहा जा रहा है कि बीजेपी सपोर्ट कर रही है बीएसपी को अंदर खाने, आप उस बात से सहमत? देखिए ये मीडिया की तमाम मीडिया की रिपोर्ट रही है, जो मीडिया ने कयास लगाया है, और इनके विधायक तय करेंगे इस बात को
कि वो कहाँ ठीक जा है। रही थी, क्योंकि देखिए बसपा के पास 18 विधायक ही 16 विधायक ही हैं, उससे ज्यादा तो इनके पास थे नहीं, उतना जीतने का आंकड़ा नहीं था। जी। दूसरा, इनकी पार्टी ने किसी हमारी पार्टी से या किसी अन्य पार्टी से समर्थन नहीं मांगा था। तो वो बात ठीक है कपिश जी, जो निर्दलीय खड़े थे, ठीक है, ये बात ठीक है। और आपने जो जिक्र किया था विधायकों का, अब अपने वोट जो है भाजपा को तो नहीं दे सकते। ठीक है कपिश जी, पिछले कुछ महीनों में या कुछ साल में हम देखें, चाहे हरियाणा हो, मध्य प्रदेश हो या फिर महाराष्ट्र हो, विधायकों को रिसोर्ट में देखा गया है, उनको बसों में देखा गया। क्या कुछ रहा पीछे की कहानी में मैं नहीं जाऊंगा। हम ये जानना चाहते हैं कि अगर बीएसपी के विधायक बागी हुए तो बंद कमरे में अखिलेश यादव के साथ उनकी क्या कुछ बातचीत हुई, कोई साठगांठ हुई है? क्योंकि बीएसपी के कुछ नेता कह रहे हैं साहब कई फरोख्त का मामला आएगा, यहाँ पे राज्यसभा चुनाव का समीकरण बिठाया जा रहा है प्रकाश बजाज के लिए। देखिए सीधी सी बात है, राजनीति में किसी न किसी के सर पे कीकड़ा फोड़ा जाता है, और जहां आसान हो, जहां सहृदय व्यक्ति हो, जहां अच्छी पार्टी चल रही हो और जो इस समय सत्ता के विरुद्ध लड़ाई लड़ रही हो, तो सबसे अच्छा है कि उसी के सर पे ठीकरा फोड़ दो। तो ये एक कयासबाजी है, इसमें कोई हकीकत नहीं है, किसी विधायक से कोई मुलाकात नहीं है, कोई अन्य तरह की बात नहीं है। ये विधायक आपस में असंतुष्ट है, अपनी पार्टी से असंतुष्ट है, अपनी पार्टी में बने हुए हैं, उनको लोकतांत्रिक अधिकार है कि वो अपनी पार्टी के अंदर अपने दुख को कह सकते हैं, वो कह रहे हैं, और जनता के बीच आपके भी माध्यम से व्यक्त कर रहे हैं। इसमें समाजवादी पार्टी का कहां से कुछ लेना देना। हाँ, असलम जी, जो आपकी नाराजगी थी चूंकि आज एकदम सबके सामने आई है, लेकिन इससे पहले क्या आपने अपनी पार्टी प्रमुख से बात की कि आप इन बिंदुओं पर संतुष्ट नहीं है, या फिर वो ठीक है तो दूसरे लोग कुछ संगठन को खराब कर रहे हैं? क्योंकि आज अचानक जब आप लोग एक साथ बागी हुए हैं, 7 लोग 8 लोग, ये संख्या ऊपर नीचे हो रही है, तो इसको लेके अचानक कैसे ये सब कुछ हुआ? क्योंकि दूसरे लोग ये कह रहे हैं, जो दूसरे दलों के हैं, कि साहब पहले से ही साठगांठ है। जो समीक्षक है वो भी ये कह रहे हैं कि राज्यसभा चुनाव के लिए ये तीर चलाया गया। के माध्यम से मैं बात को क्लियर कर देना चाहता हूं कि माननीय बहन जी हम लोगों की बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय नेता हैं, उनके व्यवहार में कोई कमी नहीं है, लेकिन जो 75 जिले के इनके कोऑर्डिनेटर हैं, इनके कोऑर्डिनेटर का व्यवहार अच्छा नहीं है, ये संस्कारी नहीं है, ये हम लोगों को बहुत ही गिरी निगाह से देखते हैं और ये सम्मान नहीं देते हैं। सभी लगभग असंतुष्ट इसी बात से हैं। लेकिन असलम जी, पार्टी में भेदभाव और इस तरह की बातें कोई पहली बार तो सामने आई नहीं है, इससे पहले भी इस तरह का इतिहास रहा है कि ये जो भेदभाव होता है ये होता ही रहा है। लेकिन क्या आला कमान को आपने इसके बारे में जानकारी दी? क्या उनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया कि आपने इतना बड़ा फैसला ले लिया और सीधा दूसरी पार्टी का रुख कर लिया, बंद कमरे के अंदर बातचीत हो गई? क्योंकि जाहिर तौर पर अगर इस तरह की बातचीत निकल कर आती है तो हॉर्स ट्रेडिंग जैसे मुद्दे के बारे में बात होती है। मैडम, जो इंसान, जो प्रकाश बजाज का नाम आप ले रही हैं, अभी तक हम लोगों से अभी मैंने उनका चेहरा तक नहीं देखा है जी। और जो प्रकाश बजाज अपने शपथ पत्र में 44 लाख रुपए वो बाकीदार है और एक भी उसके पास 4 व्हीलर नहीं है, वो हम लोगों को क्या देगा? जो खुद भीख मांग रहा हो, ऐसी स्थिति में वो विधायक को क्या खरीद पाए? नहीं सर, असलम जी सवाल ये, क्या ये नाराजगी अभी आई है जब आप कह रहे हैं कि इस तरह का व्यवहार पहले से किया जा रहा था? क्या पार्टी में जो आला कमान है, मायावती जी हैं, क्या उनको आपने जानकारी दी और जानकारी देने के बाद क्या कोई एक्शन नहीं लिया गया? जिस तरह से 1 नहीं 2 नहीं कई विधायक और प्रस्तावक बागी हुए हैं, क्या उनमें से किसी ने भी अपनी ये जिम्मेदारी नहीं समझी कि पार्टी में अगर अंदरूनी कलह चल रही है तो उसको सुलह कर लिया जाए, सुलझा लिया जाए, दूसरी पार्टी का रुख करने की बजाय? कई बार कोशिश किया गया, लेकिन हमारे जो नेता है कोरोना की वजह से नहीं मिल पाए। एक छोटा एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि परिवार में अगर कोई बिल्कुल मरने की स्थिति में होता है तो उसके रिश्तेदार या नातेदार उसका हाल चाल जरूर पूछते हैं, लेकिन जब मैं ऐसी स्थिति में पहुंच गया जो 24 घंटे के लिए मैं मेहमान था, किसी समय भी मेरी जान जा सकती थी, ऐसे स्थिति में हमारे इस प्रदेश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी उसको वेदांता भिजवाने का काम करते हैं। 1 हफ्ते के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी टेलीफोन के माध्यम से मेरा हाल पूछने का काम करते हैं। ठीक है, तो लेकिन बहुजन समाज पार्टी के लोग हमसे हाल नहीं पूछ सकते? ठीक है, मैं राकेश आ रहा हूं, लेकिन प्रकाश जी मैं एक चीज ये जानना चाह रहा था। अभी आपने प्रकाश बजाज का जिक्र किया आपने, असलम जी मैं आपसे ये समझना चाह रहा था कि आप कह रहे हैं उनके पास कुछ नहीं है, वो हमें क्या देंगे, लेकिन अखिलेश यादव ने यानी समाजवादी पार्टी ने उन्हें समर्थन दिया है और अखिलेश यादव से आप लोग मुलाकात करते हैं, तो तार तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सवाल तो सर उठेंगे।
मेरा अभी तक माननीय अखिलेश यादव जी से कोई मुलाकात नहीं है, ना मेरी कोई भेंट है, ना मैं उनके पार्टी कार्यालय में गया हूँ। ठीक है। मैं केवल इस बात के लिए सारे विधायक असंतुष्ट हैं कि सभी विधायकों के विधानसभा क्षेत्रों में इन्हीं कोऑर्डिनेटर के द्वारा प्रत्याशी उतारा जा रहा है और वहां पर भारी बजा रहे हैं। ठीक है असलम जी, तो इससे सिर्फ आपकी नाराजगी का है, यानी कि आप पार्टी को छोड़ नहीं रहे हैं, प्रस्तावक से आप वापस नहीं ले रहे हैं, आप सिर्फ पार्टी का रुख भी नहीं कर रहे, नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, आप यही कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ जो इनके कोऑर्डिनेटर हैं बहुजन समाज पार्टी के, अगर ये संस्कारी हो, अगर ये व्यवहार कुशल हो तो पार्टी बहुत आगे बढ़ जाएगी, लेकिन ये माननीय बहन जी को मिट्टी में मिला देना चाहते हैं। असलम जी, आपने कहा कि नाराजगी है, लेकिन सवाल वापस वही आ रहा है, आपने कहा अखिलेश यादव से मुलाकात भी नहीं हुई, यानी कि आप सपा का रुख नहीं करने वाले हैं, समाजवादी पार्टी को किसी भी तरह से आप सपोर्ट नहीं करने वाले हैं? मैं किसी भी हालत में अभी तक मुलाकात नहीं हुई, लेकिन जो मेरे सुख में शामिल हुआ है, अगर उनका फोन आता है या माननीय योगी जी का फोन आता है तो निश्चित है कि मैं दोनों के यहाँ चाय पीने जरूर जाऊंगा। ये बड़ी बात है कि आपने दोनों के दरवाजे खोले। राकेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? ठीक है सर, मैं दोबारा आता हूं आपके पास। राकेश जी, आप टिप्पणी करना चाह रहे थे? जी राजेश जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि जिस तरीके से अभी कहा गया कि ये खरीद फरोख्त का मामला है, मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती है, उसमें उसका राजनीति के अंदर उसका जो टारगेट होता है, उसका जो गोल होता है, वो सत्ता में कायम होना होता है। अगर आप बात करें विचारधारा की, तो मैं कहना चाहूंगा कि शिवसेना ने महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस के साथ अलायंस करके सरकार बनाई। अगर हम बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी ने जम्मू एंड कश्मीर के अंदर पीडीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई और बाद में वो सरकार भंग हो गई थी। अगर हम बात करें विचारधारा की, तो उत्तर प्रदेश के अंदर ही बसपा, कांग्रेस और सपा तीनों ने मिलकर चुनाव लड़ा था। अगर आप बात करें बिहार की, जहां पर अभी चुनाव चल रहे हैं, तो वहां पर नीतीश कुमार जी, लालू जी और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा, सरकार चली। 2 साल से पहले वो सरकार गिर के दोबारा नीतीश जी बीजेपी के साथ चले गए। तो अभी ये जो जोड़ तोड़ है सारा, ये सारा का सारा राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर है। लेकिन इसी में एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो हमारे विधायक जी असलम जी कह रहे हैं, वो ये कि किस तरीके से बहन जी के जितने भी डिस्ट्रिक्ट के कोऑर्डिनेटर्स हैं, वो ठीक प्रकार से अपना व्यवहार नहीं कर रहे। यदि एक पार्टी के सुप्रीम बहन मायावती जी के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स ठीक प्रकार से काम नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं उसका खामियाजा पार्टी के नेता और पार्टी को भुगतना पड़ता है, जो कि हमारे सामने है। अब बात आई है राज्यसभा की, तो आप इसको अगर दूरदृष्टि से देखें तो कहीं ना कहीं लोगों को या बीएसपी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, करंट के विधायक को या पूर्व प्रत्याशियों को ये लग रहा है कि आगामी आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव में बीएसपी का भविष्य कहीं नहीं है, इसलिए कहीं ना कहीं वो अभी बीएसपी से किनारा काटते हुए वो सपा, वो कांग्रेस या वो बीजेपी के खेमे में जाने की तैयारी में है। ये भी एक बहुत स्पष्ट तौर पर अभी के जो करंट परिकरण है उसको देखकर समझ आता है। और ठीक है राकेश जी, एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये भी है कि कल जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सपा की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और आज इस तरह से ये बड़ा एक्शन एक तरह का सामने आया और कहा जा रहा भी तो बहुत सारे ऐसे विधायक है जो और शामिल हो सकते हैं सपा में, यहाँ पर मुलाकात अखिलेश यादव से कर सकते हैं। तो ये कथा पिछले काफी वक्त से लिखी जा रही थी, यानी कि ऐसे ही लड़ा, ये मीडिया रिपोर्ट्स कहती है, ये काफी विश्लेषक कह रहे हैं, तो इस पर प्रकाश डालिए। बिल्कुल ठीक, मीडिया रिपोर्ट ठीक कह रहे थे और ये काफी समय से उत्तर प्रदेश के अंदर बात चल रही है कि बीएसपी के अंदर ही बहुत बड़ी एक स्टेम अंदर ही अंतर युद्ध चल रहा है। क्योंकि आप देखिए कि किस तरीके से बीएसपी के अंदर बड़े नेताओं को तवज्जो नहीं दी जा रही, और जब एक पार्टी एक बड़े लेवल पे जाके ग्राउंड लेवल पे आ जाती है, उसके पास सत्ता नहीं होती, राज्यसभा में सीटें नहीं होती, लोकसभा में उसके लोग कम जाते हैं, विधानसभा के अंदर वो 2 का आंकड़े से 3 के आंकड़े में नहीं पहुंच पाते, तो कहीं ना कहीं जो जमीनी कार्यकर्ता हैं उनका मनोबल कम होता है और जो उनके ऊपर के विधायक या पूर्व विधायक या सरपंच या पूर्व लोकसभा सांसद जो होते हैं, उन सभी को कहीं ना कहीं अपने भविष्य को अंधकार में देखते हैं। तो जो बीएसपी की आज की स्थिति है
उसको देखकर मैं एक चीज स्पष्ट तौर पर कह सकता हूं, वो ये कि आने वाले समय में भी उत्तर प्रदेश के समीकरण ये स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि आने वाले चुनाव में भी, चाहे वो किसी भी प्रकार का चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो, वो लोकसभा चुनाव हो, या वो निचले स्तर का चुनाव हो, बीएसपी के पास ना ही कैंडिडेट हैं और ना ही कार्यकर्ता। क्योंकि जब विधायक जी जिस तरह से विधायक को ही डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स अपने जो संपर्क है अपने साथ मेल मिलाप से नहीं रख पा रहे, तो जमीनी कार्यकर्ता की क्या स्थिति होगी ये सभी के सामने जग जाहिर है। ठीक है। तो बहुत बड़ी चिंता का विषय है। बिल्कुल। लेकिन और ये बात स्पष्ट है कि जो भी हो रहा है वो राजनीति के कारण है, सीट के कारण है, और ये हमेशा होता ठीक है। अश्विनी शाही, एक जो बैकफायर देने की कोशिश मायावती को की गई थी, क्योंकि ऐसी संभावनाएं और चर्चाएं हैं कि 8 सीटों पे आपने इसीलिए उम्मीदवार उतारे, एक छोड़ दिया था ताकि उसका फायदा बीएसपी को हो। लेकिन अब जो विधायक बागी हुए हैं, आपका भी समीकरण पूरा बिगड़ गया। ये बार बार कहना, अभी आपने भी कहा और हमारे सपा के भाई ने भी कहा कि हमारे 8 केस बच रहे थे तो हमने नहीं उतारा। हमारा, मैं बता रहा हूँ, जो कंफर्टेबल था कि हमारे 8 रहे थे, मैदान में नवा हम नहीं उतार सकते थे, नवा हमारे जितने में ले सकती। अब इनका कहना है आपने क्यों नहीं उतारा और अपने 11 के बदौलत हमने उतार दिया। तो देखिए, दोनों खबर दे दीजिए, आरोप हमारे ऊपर क्यों है भाई? हमने तो कंफर्टेबल मेजॉरिटी के लिए उतार दिया। अब राजनीतिक पार्टी है, राजनीति करेगी, हमको नहीं करना, हमको जितने में है हम उतने में ठीक है, हम बढ़िया है, हम 8 कंफर्टेबल जिता के ले जाते। लेकिन अब जब जिसको हार्ड सेटिंग करनी थी, जो पहले से चीजें चली आ रही थी, उनके पास 11 बच रहे थे, उन्होंने एक निर्दलीय को समर्थन दे दिया। तो जब अब चीजें खुद बयान कर रही हैं राजेश जी, तो इसमें कुछ कहने वाली बात नहीं है। भाजपा के साथ तो हर व्यक्ति कयास लगा रहा है, आप भी लगा रहे हैं, राजनीतिक दल भी लगा रहे हैं, सब लोग लगा रहे हैं, मैं उसको मना नहीं करूंगा, कयास लगाना चाहिए। लेकिन जो सामने दिख रहा है उस पर तो कम से कम गौर करके बात करनी चाहिए कि 11 में प्रत्याशी उतार रहे हैं और भाजपा को सलाह दे रहे हैं आपने क्यों नहीं उतारा, नवा जिता सकते थे आप। अरे भाई, हम नहीं जिता सकते थे, हमारे 8 जीते। अब ऐसा नहीं है कि हम लोग पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी चला रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी, और उसमें हमारे पास लोगों की नीति नियंताओं की हमारे पास कमी है। हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हमको 8 जीत रहे थे तो हमने आसानी से 8 उठाया। और उस पर जो है, अब देखिए, आज जो है पूरी बहुजन समाज पार्टी को इन लोगों ने तोड़ने का काम कर लिया लगभग। लालजी वर्मा जी भी आज इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी से मिलने की बात सुनने में आ रही है, 6 विधायक वही हो गए। तो भारतीय जनता पार्टी का इसमें कोई रोल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो देख रही है हो क्या रहा है। सपा ने अपना पुराना बदला हो सकता है चुकाया हो, या हो सकता है कि उसको हाथ मीटिंग करनी हो। अब क्या कयास लगाए जा सकते हैं इस पर राजेश जी, हम कुछ नहीं कर सकते। कपिल श्रीवास्तव क्या जीत रहे थे, हमने 8 उतारे। कपिल जी, वो तो शांति से देख रहे हैं सब कुछ, खेल तो आप लोग कर रहे हैं, कभी बंद कमरे में और कभी बाहर। राजेश भाई, अश्विनी शाही जी जो है बड़ा कायदे से बच के निकलना चाह रहे हैं, जबकि इनके विधायकों के आंकड़े और अपना दल जो कि इनकी सहयोगी पार्टी है उसका मिलाने के बाद 2 इनके कैंडिडेट, 2 विधायक ज्यादा हो रहे हैं। बावजूद उसके ये कह रहे हैं कि हम 8 खड़ा किए, हम इसलिए कि इतना ही जिता पाते हैं। तो आप भाई साधु हैं और आप राजनीति नहीं कर रहे हैं। शायद योगी जी जो है आपको योग की ओर ले जा रहे हैं। मैं एक चीज जानता हूं कि आप 7 खड़ा कर दो, आप 6 खड़ा कर दो, हमें क्या एतराज। और बसपा के अंदर जो भी असंतुष्ट हैं वो अपने पार्टी के नीतियों से असंतुष्ट है, अपने कोऑर्डिनेटर से असंतुष्ट है कि गलत व्यक्ति को बनाया गया है। इससे समाजवादी पार्टी का क्या लेना देना है। दूसरी चीज, हम लोग वो लोग नहीं है कि जब प्रवीण निषाद एक तरफ हमारे पार्टी के घोषित कैंडिडेट होते हैं, आप उधर ज्वाइन करा देते हैं, और जबकि उन्हीं के पिता को और उनको आपने लाठियों और डंडे से पिटवाया था और हाथ तक टूट गया था 15 दिन पहले। तो ये सारी चीजें आप करते हैं कि आपको कहाँ पुलिस दिखाना है, कहाँ सीबीआई दिखाना है, कहाँ आईबी दिखाना है, कहाँ पैसा दिखाना है, क्योंकि विश्व की सबसे अमीर पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। 4200 करोड़ रुपए का इनका 7 सितारा जो है वो कार्यालय दिल्ली के अंदर खुला है। तो ये कर सकते हैं। हम लोग तो गरीब पार्टी है, मिलके 3 दलों ने लोकसभा के इलेक्शन में 13 भी हम लोगों ने जनसभाएं नहीं कर पाए। ये हमारी पार्टी की स्थिति है। एक भी मीडिया पर प्रचार नहीं कर पाए, न प्रिंट मीडिया पर 1 रुपए का प्रचार किया। तो हार्स ट्रेडिंग कोई गरीब आदमी नहीं कर सकता, ना गरीब की पार्टी कर सकती है। कपिल जी, एक ये सवाल है कि जिस तरह से अभी बीएसपी से बागी विधायक कहे जा रहे हैं,
तो उनका ये कहना है कि सपा में हमारी मुलाकात नहीं हुई। मोहम्मद असलम ने अभी आपके सामने ये बात कही कि समाजवादी पार्टी के किसी मुखिया से या किसी व्यक्ति से उनकी मुलाकात नहीं हुई। ऐसे तमाम और विधायक हो सकते हैं जो यही बात कही कि हम बीजेपी के लिए भी अपने दरवाजे खोल कर रखे हुए हैं और समाजवादी पार्टी के लिए भी। ऐसे में आप असंतुष्टि की बात कर रहे हैं कि बागी विधायक बीएसपी के हैं, क्या गारंटी है कि आपकी पार्टी में आने के बाद वो असंतुष्ट नहीं होंगे या आने वाले किसी चुनाव में वो इस तरह से बागी रुख अख्तियार नहीं करेंगे? इसकी क्या गारंटी है? देखिए, समाजवादी पार्टी कयास पे और भविष्य पे बात नहीं करती है, क्योंकि उसके नीचे का जो धरातल होता है वो मजबूत नहीं होता है और बिगड़ जाएगा। हम लोग जो कहते हैं वही करते हैं, तो हम लोग कयासबाजी में नहीं पड़ते हैं। दूसरी चीज, विधायक जी का ये अधिकार है। लेकिन सर, समाजवादी पार्टी ने तो बीएसपी का साथ देते हुए दोनों के गठबंधन को काफी मजबूत भी बताया। आप कह रहे हैं जो कहते हैं वही करते हैं, ऐसे तो कई बार कहा गया है गठबंधन में कि दोनों साथ में काम करेंगे, आगे विकास के लिए काम करेंगे, लेकिन दोनों पार्टियां एक दूसरे की दुश्मन बनती हुई नजर आ रही है। ऐसे में जनता का हित तो कहीं पर नहीं है। मेघना जी, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया और मैं आत्मिक रूप से इस प्रश्न से बड़ा प्रसन्न हुआ, इस वजह से कि बहुजन समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी ने मिल करके लोकसभा का चुनाव लड़ा था। और आपको याद होना चाहिए, भले हमारे 5 सांसद जीते, हमने बहुजन पार्टी के 10 सांसद जिताए थे। इससे बड़ी और क्या प्रूफ हो सकती है कि हमने कितना उनका साथ दिया था। दूसरी चीज आपको हम बतावे, ये गठबंधन समाजवादी पार्टी ने तो तोड़ा नहीं है अपनी तरफ से। जिसने तोड़ा है ये जवाबदेही उसकी बनती है, प्रश्न भी उससे करने चाहिए। हम तो आज भी कह रहे हैं कि बहुजन समाजवादी पार्टी की समानांतर विचारधारा की पार्टी है। अब ये बात अलग है कि अगर किसी लालचवश कोई दूसरी पार्टी जो अतिवादी पार्टी है, जो सांप्रदायिक दल है, अगर उसके साथ जाकर के हाथ मिलाएगा तो उनके विधायक अगर बागी होते हैं तो प्रश्न उनसे पूछना चाहिए कि वो क्यों असंतुष्ट हो रहे हैं, या वो किसी अपने कोऑर्डिनेटर से असंतुष्ट है, जैसा कि व्यक्तिगत रूप से सारी समान तथ्यों को हमारे माननीय विधायक जी ने रखा है, तो ये तो वही उन्हीं से पूछा जाना चाहिए। इससे समाजवादी पार्टी का तो कोई लेना देना है ही नहीं। और खास ट्रेडिंग की जहां तक बात रह गई तो कोई कैसे कर सकता है? हमने तो आपको रफ्तेवार सारी आंकड़ों की जानकारी दे दी कि हमसे गरीब पार्टी इस समय कोई है ही नहीं। तो समाजवादी पार्टी गरीब राजनीति में कहाँ कोई गरीब होता है? राजनीति में हमने देखे हैं सर गरीब। हाँ ठीक है, चलिए उस तरफ नहीं जाते, क्योंकि वही गरीब नेताओं की आप बात कर रहे हैं हेलीकॉप्टर से प्रचार करते हैं। असलम जी, मैं आपके पास आऊंगा। अलग बात है, जनता उसकी व्यवस्था करती है और वो ठीक है सर। 13 जनसभा और एक आदमी 113 कर रहा हो, 13 कर रहा है तो उसमें उसकी गरीबी ही दिखाई देगी। असलम जी, आगे की रणनीति आपकी क्या है? क्योंकि आप कह रहे हैं कि जो पार्टी की सुप्रीमो है उनसे नाराजगी नहीं है, जो कोऑर्डिनेटर हैं वो ठीक से नहीं है, आगे की आपकी रणनीति क्या है? क्योंकि नाराजगी तो आपको है, वो दिखाई भी दे रही है, तो क्या इस नाराजगी को खत्म किया जा रहा है या फिर अब आगे जो आपने दरवाजे खोल दिए सपा बीजेपी के लिए उस तरफ आप सोच रहे हैं? गम और भी है जमाने में मोहब्बत के सिवा। हम लोग ऐसे कंडीशन पर 2017 में जीत कर आए थे जब भारतीय जनता पार्टी की सुनामी चल रही थी। मैं अपने पूरे मंडल में अकेला विधायक हूँ और मैं जनता से जुड़ा हूँ, न किसी पार्टी की मैं सदस्यता ले रहा हूँ। मैं अभी केवल जनता का सेवा करूंगा। जनता के क्षेत्र में कल मैं पहुंच रहा हूँ, अपने क्षेत्र में वहीं अपनी जनता से मिलूंगा और जनता जो फैसला करेगी 1 साल के बाद उसको मैं अमल करूंगा। लेकिन असलम जी, आपको नहीं लगता कि जो जिस तरीके के कोऑर्डिनेटर आपने बताए कि ये ठीक से काम नहीं कर रहे, वो कहीं ना कहीं मायावती के लिए भी बीएसपी के लिए भी एक बड़ा खतरा पैदा कर रहे हैं? उनके अस्तित्व में सवाल उठ रहा है, आगे क्या होगा? मैं तो भाई पहली बार विधायक हुआ हूँ। माननीय लालजी वर्मा जी तो पूरी जिंदगी बहुजन समाज पार्टी में लगा दिए हैं। माननीय बहन जी, उनको कोऑर्डिनेटर नहीं बनाया, माननीय चंद्रा जी को नहीं बनाया, और उनको जब भी कोई चुनाव लड़ना होता है तो उनको माननीय बहन जी सुकमा भेज देती हैं। तो हम तो बहुत छोटे हैं और बहुत ही कम दिनों के विधायक हैं। जब बहन जी की नजर में लालजी वर्मा जैसे लोगों की कदर नहीं है तो असलम रायनी तो बहुत छोटा नेता है। तो असलम जी, अगर आपकी नाराजगी को दूर करने की बात कही जाती है तो वापस पार्टी का रुख करेंगे या फिर नहीं? मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर यही साफ कह देना चाहता हूँ कि माननीय बहन जी अगर अपने कोऑर्डिनेटर को सही ढंग से संस्कारी अगर कोऑर्डिनेटर भेज दें जो जनता के दिलों को जीत ले, ऐसे कोऑर्डिनेटर अगर भेजती हैं तो निश्चित है कि मैं पार्टी कहाँ छोड़ रहा हूँ। अगर पार्टी मुझको बाहर निकालती है तब मैंने आपसे कहा है
कि गम और भी हैं जमाने में मोहब्बत के सिवा। बिल्कुल सही कहा आपने। अब राकेश जी का रुख कर लेते हैं। राकेश जी, आपने भी सुना कि असलम जी कह रहे हैं कि अगर नाराजगी दूर होती तो जाहिर तौर पर पार्टी है उनकी और पार्टी का वो साथ देंगे। अब ऐसे में जो बहुत सारी बातें निकलकर सामने आ रही है कि कई विधायक प्रस्ताव अपना नाम वापस ले चुके हैं, समाजवादी पार्टी का रुख करेंगे जिसमें मोहम्मद असलम का नाम भी सामने आ रहा था, और हमारे चैनल पर उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया कि अभी वो किसी पार्टी का रुख नहीं करेंगे, जनता के सेवक के तौर पर अपना काम करेंगे। ऐसे में जिस फायदे की बात समाजवादी पार्टी को लेकर की जा रही है कि बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, बीएसपी को झटका लगने वाला है, अब राज्यसभा के चुनाव के समीकरण क्या होने वाले हैं जब कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो गई है, संशय की स्थिति पैदा हो गई है? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि विधायक जी हो या कोई भी वर्तमान का विधायक हो और वो किसी भी राजनीतिक दल का हो, उसको अभी पार्टी या दल बदलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी जब तक विधानसभा है, जब तक वो अपने विधायक के पद पर विराजमान है। अब बात आती है कि पार्टी कब चेंज होती है। पार्टी चेंज करने का एक समय होता है जब टिकट का बंटवारा होता है, तब एक कैंडिडेट ये डिसाइड करता है, चाहे वो वर्तमान विधायक हो या वो विधानसभा का चुनाव लड़ने के इच्छुक हो, कि मुझे कौन सी पार्टी टिकट दे रही है, मुझे किस पार्टी में आना है। यहाँ पर जो असलम जी ने, विधायक जी ने जो एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया वो ये कि आप ये देखिए कितनी असमंजस की स्थिति है कि पार्टी सुप्रीमो बहन मायावती जी एक तरफ विधायक हैं और एक तरफ कोऑर्डिनेटर हैं, उन दोनों में समन्वय की कमी है। विधायक जो कि जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता के द्वारा चुनकर आए हैं, उनकी कम सुनी जा रही है, और जो मायावती बहन हमारी मायावती जी के द्वारा एक कोऑर्डिनेटर बनाया गया है, उनकी ज्यादा सुनी जा रही है। इसी बात का तकरार है बागी विधायकों में और अभी के जो पूरा प्रकरण हुआ है उनके अंदर। तो स्पष्ट तौर पर यह बात निश्चित है कि कहीं ना कहीं बीएसपी की सुप्रीमो अपनी पार्टी के कैंडिडेट्स को, अपनी पार्टी के विधायक को, अपनी पार्टी के कोऑर्डिनेटर्स को और अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संभाल नहीं पा रहे। ठीक है राकेश जी, क्या इसके ये मायने भी हम समझ सकते हैं कि बीएसपी के लिए तो बड़ा झटका है ही, अगर उसके विधायक टूट रहे हैं, जा रहे हैं, तो मायावती के लिए ये बड़ा झटका है या बीएसपी के लिए? क्योंकि हमने देखा कांशीराम ने अपना उत्तराधिकारी मायावती को बनाया, लेकिन मायावती ने कोई उत्तराधिकारी नहीं बना पाया जो आगे लेके जाए बीएसपी को। देखिए राजेश जी, आपने ये बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा कि ये झटका बीएसपी के लिए है या मायावती के लिए। इसके लिए मेरा एक बहुत ही सटीक जवाब है कि बहन मायावती बीएसपी हैं और बीएसपी बहन मायावती हैं, क्योंकि अब इस पार्टी के अंदर अगर कोई सुप्रीमो है तो वो बहन मायावती है। लेकिन आज की स्थिति में अगर हम देखें तो जो पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, मैं असलम जी को देखकर बहुत आश्चर्य हूं कि जिसने इतने बीजेपी की लहर के समय में अपनी विधानसभा को बचा के रखा और उस लहर में भी वो चुनाव जीत के विधायक बने, अगर उस विधायक को भी बहन मायावती संभाल नहीं पाई हैं, तो ये बहन मायावती जी के लिए सोचने का, समझने का और चिंतन करने का विषय है कि वो अपने कोहिनूर के हीरे, क्योंकि आप देखें कि इस बाढ़ के अंदर जब चुनाव हुए तो बीजेपी की प्रचंड जीत हुई, सपा और कांग्रेस समेट के रह गई, बीएसपी को बहुत कम सीटें मिली और उन्हीं में से एक विधायक असलम थे। लेकिन वो उनको भी अगर संभाल के और कॉन्फिडेंस में, अपने विश्वास में नहीं रख पा रही, तो कहीं ना कहीं बहन मायावती जी के कोऑर्डिनेशन में, उनके समन्वय में, उनके कार्यशैली में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है। मेरी ये सभी राजनीतिक दलों को, सभी लोकतंत्र के जो हम सब वोटर्स हैं, चाहे वो मैं भी वोट देता हूं, आप भी वोट देते हो, मेरी जो चिंता का विषय है वो ये है कि एक लोकतंत्र के पर्व में हम सभी वोट देकर अपने विधायकों को चुनते हैं, और वो विधायक अगर बीच में पार्टी बदलता है तो ये जनता के वोट का बहुत बड़ा अपमान है और ये अपमान जनता सहन नहीं करेगी। इसलिए पार्टी को भी, चुने हुए प्रतिनिधियों को भी ये सोचना चाहिए कि जब तक वो जीते हैं, जिस विचारधारा से जीते हैं, जिस व्यक्ति के वोट को लेकर जीते हैं, वो उस व्यक्ति की, उस जनता की, उस पार्टी की, उस विचारधारा की बात को आगे रखें।
ऐसे में राकेश जी, ये जाहिर सी बात है, और अगर जो विधायक जो इस पार्टी से चुने गए हैं, जनता ने जिन्हें चुना है, पार्टी के जो प्रमुख हैं, अगर वही उनकी नहीं सुनेंगे तो उनके पास फिर कोई रास्ता बचता भी नहीं। नहीं राजेश जी, यही तो विषय है, आज का जो विषय है वो यही है। आप देखिए विचारधारा क्या है। विचारधारा ये है कि बीएसपी को, सपा को और कांग्रेस को जो भी वोट मिले वो बीजेपी के विचारधारा के विपरीत मिले थे, क्योंकि जो लोग बीजेपी को लाइक नहीं करते उन्होंने इन दलों को वोट दिए। अगर वही दल कहीं ना कहीं बीजेपी को सपोर्ट करेंगे तो लोगों की विचारधारा को ठेस पहुंचेगी। जैसा कि असलम जी ने कहा या और भी विधायकों की स्टेटमेंट आई कि विचारधारा से हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। हम अंदर ही अंदर बात चल रही थी कि किस तरीके से बीएसपी और बीजेपी आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करने वाली है। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, जांच का विषय है। और मेरा तो सबसे बड़ा आश्चर्य इस बात से है कि जैसा कि असलम जी ने बैठते ही कहा कि वो मेरे सिग्नेचर, मेरे साइन नहीं है। तो आप देखिए ये कितना बड़ा जांच का विषय है कि कौन ऐसा व्यक्ति है, कितना बड़ा षड्यंत्र है कि एक विधायक के डुप्लीकेट फॉर्जरी सिग्नेचर करके। बिल्कुल राकेश जी, और अभी इसकी जांच होना भी बाकी है। अश्विनी जी का रुख करते हैं। अश्विनी जी, जैसा कि बार बार वही बात सपोर्ट की जा रही है, लेकिन आप सिरे से खारिज कर रहे हैं जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि सपोर्ट नहीं किया जा रहा। अब ये कहा जा रहा है कि रामजी गौतम का पर्चा खारिज हो सकता है अगर नामांकन पत्रों की जांच में जो आरोप लगाए जा रहे हैं बागी विधायकों की तरफ से वो सही निकलते हैं तो। लेकिन अगर ये सही नहीं निकलते तो प्रकाश बजाज जिनकी बात की जा रही है कि वो राज्यसभा पहुंचेंगे, वो बातें भी खारिज हो जाती है। तो तब अगर बीएसपी का जो प्रत्याशी यानी कि रामजी गौतम राज्यसभा पहुंचते हैं और वो जीतते हैं, जिस जीत का दावा किया जा रहा है, तब क्या बीजेपी सपोर्ट नहीं करेगी बीएसपी को? देखिए मेघना जी, बीजेपी के पास जो है, जो विधायक बचे हुए हैं, अभी मैं बहुत देर से चर्चा सुन रहा हूँ, आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ पिछले 45 मिनट से। आपके स्क्रीन पर 2-3 न्यूज चल रहा है लगातार, और यहाँ पर जो बात हो रही है, चाहे माननीय विधायक जी कर रहे हो या सपा के साथी कर रहे हो या हमारे राजनीतिक विश्लेषक कर रहे हो, उस मुद्दे को का ध्यान नहीं दे रहे हैं। माननीय विधायक जी ने कहा है कि हम लोगों के दस्तखत जो है फर्जी किए गए हैं और हम लोगों ने दस्तखत नहीं किया था। माननीय विधायक जी की नाराजगी उनके पार्टी की मुखिया से नहीं है, उनके कोऑर्डिनेटर से है। तो इन सब के बाद वो सपा जो उनकी विरोधी पार्टी है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने क्यों नहीं जाते, क्यों जाते हैं लोग? जो कि आपके स्क्रीन पर चल रहा है और अन्य चैनलों पर भी चल रहा है कि बसपा के 6 विधायक गए, वहां से उनसे मिले और मिलने के बाद अपना नाम वापस लेने की बात की कि हम प्रस्तावक नहीं रहेंगे जी। ये मुद्दा है। ये मुद्दा आखिर क्यों बना? हमारे सपा के साथी ने कहा हमसे मतलब नहीं है, बसपा के लोग हैं, हम बहुत अच्छी दल है, बहुत गरीब दल है, भाजपा अमीर है। ये अमीर और गरीब की बात नहीं है। भाजपा भी 2 सांसदों की पार्टी हुआ करती थी माननीय कपील भाई, और आज विश्व के सबसे बड़े हम दल हैं, तो हमारी मेहनत भी उसमें है। हमने कोई उसमें जो है कहीं तस्करी करके रुपया नहीं लाती है पार्टियां। अश्विनी जी देखिए, आपके जो सवाल है उनके जवाब हम लेंगे, कपील से भी लेंगे, असलम जी से भी लेंगे, लेकिन मेरा जो मुद्दा और जो बात है वो वहीं पर है। क्या अगर रामजी गौतम का पर्चा वापस नहीं होता है तो बीएसपी को सपोर्ट नहीं किया जाएगा बीजेपी की तरफ से, जो आरोप लग रहे हैं? देखिए मेघना जी, सवाल आपका बहुत उचित है, लेकिन अभी मैंने शुरू में कहा, मेरी पहली लाइनों पर गौर किया जाए कि देखिए आगे क्या होता है। अभी उनका पर्चा खारिज होता है या नहीं होता है? अगर हम टेलीविजन पर बैठे हैं इसलिए साफ तौर पर पूछ रही हूँ। आपने कहा कि आरोप लगाए गए हैं, आपने साफ तौर पर कहा कि आरोप लगाए गए हैं, लेकिन हॉर्स ट्रेडिंग की जा रही है। लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूँ, अगर जो बातें हॉर्स ट्रेडिंग के सामने आ रही है, अगर वो साबित होती हैं, अगर जो बातें कही जा रही है फर्जी साइन की वो साबित नहीं हो पाती है, तो रामजी गौतम का पर्चा वापस नहीं जाएगा। यानी कि बीएसपी जिस जीत का दावा कर रही थी वो जीत तो बीएसपी को मिलेगी, लेकिन उस जीत के साथ क्या बीजेपी हिस्सेदार नहीं बनेगी? बीजेपी का अपना वोट है, जितना वोट बचा हुआ है बीजेपी अब कहा जाएगी, क्या करेगी? राष्ट्रीय नेतृत्व का वो है। हम बीएसपी को समर्थन क्यों करेंगे? हमारे 8 जीत रहे, हमने 8 को किया। अब आप यहाँ यानी कि आप साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम समर्थन नहीं करेंगे, अगर रामजी गौतम जीत जाते हैं तो हम समर्थन नहीं करेंगे। हम कह रहे हैं हमारे 8 जीत रहे, हमने 8 को उतारा है, हम क्यों समर्थन करने जाएंगे? समर्थन करने वाले तो बंद कमरे में गुफ्तगू कर रहे हैं, जिनको समर्थन करना है वहां स्टेटिंग करानी है। ठीक है, यानी कि साफ तौर पर आप कह रहे हैं कि आपकी तरफ से कोई समर्थन बीएसपी को नहीं दिया जाएगा, चाहे ये मामला साबित होता है या फिर नहीं। अब असलम जी का रुख कर लेते हैं। असलम जी, ये बात
अश्विनी जी की तरफ से कही गई कि एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि फर्जी साइन कराए गए, दूसरी ओर आप कह रहे हैं कि नाराजगी पहले से थी, और इसके बाद आपने जो फैसला लिया है, या फिर और क्योंकि आप तो कह रहे हैं मुलाकात हुई नहीं है, और जो विधायक या प्रस्तावक है उन्होंने वापस प्रस्ताव लिया, अपना नाम वापस लिया, क्योंकि उनकी मुलाकात अखिलेश यादव के साथ बंद कमरे में हुई थी। आखिर ये मुद्दा क्या है? क्योंकि जाहिर सी बात है 3 से 4 बातें निकलकर सामने आ रही है तो सवाल उठना भी लाजमी है। केवल आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि मैं कोरोना संक्रमित था, चंदन हॉस्पिटल में एडमिट था। माननीय योगी जी ने इस प्रदेश में जो उनके ऊपर ये इल्जाम लगाया जाता है कि वो मुस्लिम विरोधी हैं, मेरा नाम मोहम्मद रायनी है, उन्होंने अगर वेदांता पहुंचाया और 1 हफ्ते के बाद माननीय अखिलेश जी हमको फोन से मेरा हाल चाल देते हैं, माननीय अखिलेश असलम जी सुन पा रहे हैं हमें? हमारी आवाज असलम जी तक नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है, उनका रुख करेंगे, लेकिन कपीश क्या मैं चाहता हूं कि कपीश जी आप इस पर रिस्पॉन्ड करें। अश्विनी शाही ने कई बातों का जिक्र किया था और आपके ऊपर कई आरोप लगाए थे। मैं चाहता हूं आप चूंकि टिप्पणी करना चाह रहे थे, अपनी बात रखें उस पर। ये इनका तो काम ही है आरोप लगाना, और ये तो शुरू से लगाते रहे हमेशा, जबकि कार्य से तो इनके परिलक्षित होता है। भाई आपके जो आंकड़े हैं, जो विधायकों की गिनती है, या आपके अपना दल की जो विधायकों की गिनती है, उनके आंकड़े को आप कहाँ छुपा के ले जाएंगे? वो तो मीडिया के भी सामने है। तो इसके मतलब आप जानबूझ करके एक गलत बयानी आप सामने कमरे में बैठक कर रहे हैं। मेरा सवाल ये था मित्र, उसकी भी मैं बात कर लेता हूँ। आपको आप कहीं चिंता कर रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी नहीं, समाजवादी पार्टी की आप बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ कोई चीजें बंद कमरे में नहीं होती है, हम लोग खुले हुए लोग हैं, खुलेआम करते हैं जो करना होता है। लेकिन सबकी सीधी सी बात यह है कि जब हमारे से मुलाकात होती, बंद कमरे में बात होती, तो आपको बता भी दिया जाता। लेकिन ये तो राजेश जी से कहिए कि ये समाचार न चलाएं कि बंद कमरे में बात हो रही है। राजेश जी, हमारे मित्र कपिल जी कह रहे हैं कि बंद कमरे में नहीं होते, ये खुले में होता है, तो आप ये समाचार चलाना बंद करें कि बंद कमरे में मुलाकात हुई। देखिए, नहीं, ये लोकतंत्र में मीडिया का अधिकार है कि वो कयास लगा सकती है। ये तो सीधी सी बात है कि वो कयास लगा सकते हैं, वो कयास लगाएं। कपिल जी, आप हमारे कयास को गलत साबित कर दीजिए। आप बता दीजिए क्या बातें हुई है वहां पर, क्योंकि जब इतने बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, राज्यसभा का चुनाव है, जनता का हक भी बनता है कि वो भी जाने कि आखिर उस बंद कमरे में हो क्या रहा था। जब ये कहा जा रहा है कि हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हो रही है, आरोप लगाए जा रहे हैं वो सारे निराधार हैं, आप साफ कर दीजिए आखिर की वहां क्या चर्चा हो रही थी ऐसी। देखिए, हमारी जो चर्चा थी वो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने थी। जिन लोगों ने पार्टी को ज्वाइन किया, जो हमारे विचारधारा में अपनी आस्था व्यक्त की है, कल हम लोगों ने उनको पार्टी ज्वाइन कराई है। अब हमने कोई गलत काम तो किया नहीं। अगर जो व्यक्ति हमारे विचारधारा में आस्था व्यक्त करेगा और आएगा, हम उसका वार्म वेलकम करेंगे, दोनों बात बोल करके स्वागत करेंगे। ये सारे दल करते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? हार्स ट्रेडिंग तो केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, क्योंकि हमारे मित्र ने 6 साल में इतनी ज्यादा मेहनत कर दी है कि 6 साल के अंदर ये विश्व की सबसे अमीर पार्टी बन गए। इनके 42 करोड़ रुपए का अंदर जो है वो 5 सितारा कार्यालय हो गया। इनका 200 जगहों पे रीजनल कार्यालय और जिला कार्यालय इन्होंने बना लिया। पोख्ता ईंटे का और बहुत बड़े बड़े कार्यालय इन्होंने बनाए। सबसे बड़ी पार्टी है, ये भी तो आपको पता होना चाहिए। लाया नहीं, इन्होंने तस्करी से नहीं लाया, सबसे बड़ी पार्टी है। इन्होंने उन उद्योगपतियों से लाया जिनको की ये विदेश में सबसे ज्यादा राज्यों में सरकार है हमारी, राइट ऑफ कर दिया गया है। और जो है चंदा अंदर किया गया और बांड के रूप में ला करके एक ऐसा प्रहार किया गया भ्रष्टाचार का कि जिसकी पोल बाद में खुलेगी। जरा इनकी सरकार जाने दीजिए, इनकी सारी चीजें सामने आ जाएंगी कि 6 साल में बिल्कुल बहुत सारी चीजें अभी जो बाहर आना बाकी है। उस बंद कमरे में क्या बातचीत हुई, अभी ये भी बाहर आना बाकी है। अभी आप लोग जिक्र कर रहे थे लेकिन मैंने नहीं छेड़ा बीच में। राकेश, मैं आपका रुख करूंगा और आपसे समझना चाहूंगा कि ये सारी कवायद जो है टिकती वहीं पे है, यानी अगर इसका बिंदु देखें तो राज्यसभा चुनाव ही नजर आता है। ऐसे में मैं समझना चाहता हूं एक समीक्षक के तौर पे आपसे कि क्या समीकरण अब बनते बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अगर हम असलम भाई को देखें तो उनके जहन में दोनों सॉफ्ट कॉर्नर है, यानी समाजवादी पार्टी के लिए भी और बीजेपी के लिए भी। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी तारीफ की और अखिलेश यादव की भी। देखिए राजेश भाई, इसमें ना एक सबसे बड़ा जो सोचने का विषय है या एक गहराई वाली बात है वो ये है कि किस तरीके से असलम भाई ने वर्तमान जो विधायक हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा के, उन्होंने सपा की तारीफ की, उन्होंने
बीजेपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तारीफ की, लेकिन जिस पार्टी से वो विधायक हैं, बहुजन समाज पार्टी, और जिनकी सुप्रीमो बहन मायावती जी हैं, उनकी पार्टी से उनकी नाराजगी। तो वो क्या कारण है कि अपनी ही पार्टी नाराजगी है लेकिन बाकी पार्टियों के साथ नाराजगी नहीं है? उसका एक ही कारण है कि कहीं ना कहीं समन्वय में, कोऑर्डिनेशन में या पार्टी के अंदर तवज्जो देने में कमी है। उसका स्पष्ट तौर पर उत्तर ये है कि बीएसपी के अंदर केवल एक ही व्यक्ति की पार्टी है, वो है बहन मायावती जी की। उस पार्टी में लोकतंत्र या कोई बायलॉज या उस पार्टी की अपनी विचारधारा जो है वो बहन मायावती से शुरू होकर बहन मायावती जी पर ही खत्म हो जाती है। अब मुद्दा ये है कि ये सब प्रकरण जो आज की डिबेट है वो क्यों हो रही है, आज की डिबेट का मूलभूत कारण क्या है, आज की डिबेट का प्लेटफॉर्म क्या है, आज की डिबेट का हमारा मूल सार क्या है, वो है राज्यसभा की सीट पर वोटिंग। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि आज की डिबेट जो है वो राज्यसभा के इलेक्शन को लेकर तो है ही, लेकिन ये आने वाले भविष्य के बारे में भी बहुत कुछ बता रही है। जिस तरीके से राज्यसभा के अंदर तो बीएसपी के पास वो जादुई आंकड़ा नहीं है कि वो चुनाव लड़के अपने एक प्रतिनिधि को राज्यसभा में भेज सके। इसके पीछे जो पूरा एक गणित लगा हुआ है, राजनीतिक गणित जिसको हम कह सकते हैं, वो है कि आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर। राजेश जी, मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा। राकेश जी, बीच में रोकना चाह रहा हूं आपको। अभी माननीय विधायक असलम जी बैठे हुए हैं यहाँ। उनके विधानमंडल दल के नेता ने अभी विधानसभा में हलफनामा दाखिल किया है और कहा है कि ये विधायक झूठ बोल रहे हैं कि हमने दस्तखत नहीं किया है। भाई साहब, ये अभी आपको समाचार में आपको बता रहा हूं। सर, मैं आपकी बात को बहुत तवज्जो देते हुए एक बात को कहना चाहूंगा, आप ही की बात को रेक्टिफाई करना चाहूंगा कि बेसिकली आईपीसी और सीआरपीसी हमारे देश का कानून जो बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने बनाया था, उसमें स्पष्ट तौर पर है कि असलम जी ने जो कि वर्तमान में विधायक हैं, उन्होंने ये कहा कि वो मेरे साइन नहीं है, ये बात ऑन रिकॉर्ड है। उन्होंने ये भी कहा कि ये साइन किसी ने फर्जी किए हैं। इस बात की स्पष्ट तौर पर जांच होनी चाहिए। बिल्कुल अश्विनी जी, जांच होनी चाहिए ना इस बात की। अगर विधायक कह रहे हैं मेरे हस्ताक्षर नहीं है, आप कह रहे हैं कि पार्टी के ही नेता ने कहा है कि वो झूठ बोल रहे हैं, तो इस बात की जांच होनी चाहिए। राजेश जी, मैं यही तो कहना चाह रहा हूं, अगर ये हस्ताक्षर असलम जी के नहीं है तो जिसने किए या अननोन आदमी के नाम पर 420 की एक एफआईआर होनी चाहिए और ये सिग्नेचर एफएसएल जांच के लिए जाने चाहिए। और एफएसएल जांच जो फोरेंसिक लेबोरेटरी की जो जांच होगी, अगर उस जांच के अंदर ये सिग्नेचर अगर असलम जी के पाए गए तो इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। असलम जी, आप इस पे प्रतिक्रिया कीजिए, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि मेरे हस्ताक्षर नहीं है। सच्चाई क्या है सर? एक तो वो आप भी चाहते हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए। राजेश जी, एक मिनट, मैं 1 मिनट और लूंगा। आप ये देखें कि एक विधायक को चुनने के लिए 2 लाख लोग वोट डालते हैं, जिसको सबसे ज्यादा अधिक वोट मिलते हैं वो विधायक बनता है। अगर यदि विधायक के सिग्नेचर फ्रॉड किए जा सकते हैं तो राजेश जी, आप जैसे या मेरे जैसे व्यक्ति का क्या होगा इस देश में? ठीक है असलम जी, आपके ऊपर यह आरोप लग रहा है कि आप झूठ बोल रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि मेरे हस्ताक्षर नहीं है, जांच होनी चाहिए, सच्चाई सामने आनी चाहिए यदि कोई पार्टी का नेता ऐसे कह रहा है। जैसे मैं जब सेंट्रल हॉल में शपथ पत्र देने गया तो माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी, जो हमारे बहुत ही बड़े अधिवक्ता भी हैं और महाधिवक्ता भी रह चुके हैं, उन्होंने कहा कि इस पर आपको देखा जाएगा, आपके ऊपर एफआईआर होगा। तो वो बड़े अधिवक्ता हैं, तो हम भी लखनऊ यूनिवर्सिटी के एलएलबी किए हुए हैं। अगर वो मेरे ऊपर एफआईआर कराते हैं तो मैं भी तो उनके ऊपर एफआईआर करा दूंगा कि जिन्होंने मेरे दस्तखत वहां पर किए हैं फर्जी, वो भी तो 419 420 के दायरे में आते हैं। तो यानी आप भी चाहते हैं कि एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि मेरे हस्ताक्षर नहीं है, पार्टी के जो प्रवक्ता है बड़े नेता झूठ बोल रहे हैं। जी बिल्कुल, विधायक जी अभी जो है आपके विधानमंडल दल के नेता माननीय लालजी वर्मा जी और सतीश चंद्र मिश्रा जी वहां पहुंचे हैं सेंट्रल हॉल में और हलफनामा देकर कहा है कि विधायकों ने दस्तखत की बात झूठ कहा है कि दस्तखत उनके ही हैं। चलिए मेरे पास देना चाहिए।
ठीक है, वो विरोध कर रहे हैं और वो भी कह रहे हैं इसकी जांच होनी चाहिए। तो सच क्या है, झूठ क्या है, ये जरूरी है कि इसकी जांच हो, क्योंकि जो बागी विधायक है वो ये कह रहे हैं कि भाई हमारे हस्ताक्षर नहीं है, और पार्टी के जो नेता है वो कह रहे हैं ये झूठ बोल रहे हैं। वक्त इतना ही था मेरे पास। अश्विनी शाही बहुत शुक्रिया, कपिल श्रीवास्तव आपका भी शुक्रिया, राकेश कुमार बहुत धन्यवाद आपका, और असलम रायनी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो सच क्या है, झूठ क्या है, ये जरूरी है इसकी जांच हो, लेकिन मायावती के लिए, बीएसपी के लिए ये एक बड़ा झटका है कि राज्यसभा चुनाव से पहले 7 विधायक बागी हो गए।